हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फैंटेसी गेम के बारे में। ये ऑनलाइन फैंटेसी गेम या स्पोर्ट्स क्या होता है। ऑनलाइन फैंटेसी गेम या स्पोर्ट्स, जिसको कॉमनली रोटो के नाम से जाना जाता है, ये होते क्या हैं। इनमें आप विभिन्न विभिन्न तरह के प्लेयर होते हैं, अलग अलग तरह के प्लेयर, जिनको मिला के आप एक टीम बनाते हो। और वो टीम में अब आप जज करते हो कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलेगा, उसका पास्ट हिस्ट्री क्या है, कौन सा प्लेयर का नेचर किस तरह से है। तो उस हिसाब से अगर टीम बनाते हो, और वो टीम में जैसे जैसे प्लेयर जो प्लेयर परफॉर्म अच्छा करते हैं, अगर आपकी टीम ज़्यादा स्कोर करती है उस हिसाब से, तो आपको पैसे जो आप लगाते हो वो पैसे रिडीम होते हैं। तो अभी तक तो हम सुनते थे कि गैमलिंग इंडिया में इलीगल है, तो ये कहाँ से आ गई, ये कौन सी खेत की मूली है। तो पहली बात तो फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडिया में टोटली लीगल है। और गैमलिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स में डिफरेंस क्या है। तो गैमलिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, ऐसा है कि गैमलिंग में जब आप जाते हो तो आप उन चीज़ों पर भी पैसे लगाते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। पर फैंटेसी स्पोर्ट्स में ऐसा है कि हर चीज़ें कंट्रोल में है। ऐसा फैंटेसी स्पोर्ट्स के एक टॉप ब्रांड ड्रीम 11 का कहना है। ड्रीम 11 और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो केस चला था, उसमें ड्रीम 11 ने कहा था कि ड्रीम 11 में कंसिडरेबल स्किल, जजमेंट और डिस्क्रिशन चाहिए, और यूज़र इस चीज़ों को एक्सरसाइज कर सकता है। सुपीरियर नॉलेज, जजमेंट और अटेंशन, ये चीज़ें वो एक्सरसाइज करके वो जीत सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी लक की बात नहीं उन्होंने कही है। और इसी के लिए आर्टिकल 19(1)(g के अंडर ये सारी चीज़ें जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ये इंडिया में लीगल है। आपको तो पता चल गया कि इंडिया में लीगल है, और किस आर्टिकल के अंदर ये लीगल है वो भी आपको पता चल गया। पर क्या आपको ये पता चला कि ये जो गैम्बलिंग है ये सिर्फ इंडिया में 2 ही स्टेट्स में होती है, और वो 2 स्टेट्स है सिक्किम एंड गोवा। पर ये क्यों होती हैं, कोई आइडिया? कोई बात नहीं, आप कमेंट में बताओ, वीडियो पॉज करके, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये 2 जो स्टेट्स हैं, ये इसलिए गैम्बलिंग लीगल करके रखे हैं क्योंकि इनका मानना है कि यहाँ पे टूरिज्म और यहाँ पे जो है गैम्बलिंग एक्टिविटी टूरिज्म के द्वारा बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म की जाएंगी। तो इन्होंने लीगल करके रखा है। और लीगल करके ऐसा भी लीगल नहीं है कि कोई भी आके बैठ के सड़क पे सटोरी जो होता है वो आपको कहेगा कि आओ भैया सट्टे लगा लो, आओ भैया जुआ खेल लो। तो कोई भी जुआनी सटोरी सड़क पे बैठ के नहीं खेल सकता। वहाँ पे भी एग्रीगेटर्स होते हैं, वहाँ पे भी कुछ कैसीनोज हैं, और वहाँ पे भी लाइसेंसेस मिलते हैं इनके। ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स का जो प्लेटफॉर्म है, इसने गवर्नमेंट को मार्च 2019 तक इसने 166 करोड़ का जीएसटी दिया था, जबकि अभी मार्च 2020 तक इसने 445 करोड़ का जीएसटी जो है सरकार को दिया। तो आप समझ सकते हो कि जो इंडस्ट्री इतना ज़्यादा बूम कर रही है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू ला के दे रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इसको इतनी जल्दी से बैन नहीं करने वाली है। तो आप देखते होंगे कि लोग सड़क के किनारे बैठ के या शराब के ठेकों में ऐसे ताश खेलते रहते हैं और जुआ लगाते हैं। तो वो जुआड़ी क्या सही होते हैं, या वो जुआड़ी भी जो है गलत होते हैं? तो जी, वो जुआड़ी बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एग्रीगेटर नहीं है, और वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है कि ऐसा जो हो रहा है ये सही है या गलत तरीके से हो रहा है, या वहाँ पे बेटिंग हो रही है, गैम्बलिंग हो रही है। तो अब यहीं पे आते हैं बेटिंग और गैम्बलिंग के डिफरेंस की बात। तो बेटिंग क्या होती है? बेटिंग ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है, आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं होती है। आप एक दूसरी एक्टिविटी पे पैसे लगाते हो, और उस पर पैसे लगाते हो कि मे बी वो होगी नहीं होगी, उसकी कंटीजेंसी आपको पता नहीं होती है। और वेयर एज गैम्बलिंग में कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों में सारी चीज़ें कंट्रोल में आपकी होती हैं एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर। तो जब ताश के पत्तों और रमी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि जहाँ पे कोई एग्रीगेटर नहीं है वहाँ पे तो इलीगल है, पर जहाँ कोई एग्रीगेटर है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रमी सर्कल, वहाँ पे ये चीज़ें लीगल है। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर लीगल है, तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ ऐसी लीगल हो सकती है? तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने 1968 के जजमेंट में कि चेस, ब्रिज, रमी जैसे जो गेम्स होते हैं, ये उसमें कैरम भी है। तो अगर ये गेम्स जो है अगर खेले जाते हैं और जो खेलने वाले इन पर पैसे लगाता है, तो दिस ऑल गेम्स ऑफ स्किल्स, और ये टोटली लीगल है। पर ये भी बात आती है कि इसमें एग्रीगेटर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो है ये सारी गेम्स तो सही हैं, ठीक है, सब अच्छी बात हो गई, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो सबसे बड़ी बुरी बात है कि जब इसमें प्रोबेबिलिटी की बात आती है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता है इसमें आपके पैसे जीतने का। तो जब आप इसमें कुछ पैसे जीतते हो तो आपका डोपामिन लेवल हाई होता है, जिसमें आप सोचते हो कि ओ अब तो मज़ा आ रहा है।
अब मैं और जीतूंगा, तो आप और पैसे लगाते हो। पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है पैसे जीतने की। तो अगर आप एक बार जीतते हो तो मे बी अगली बार हार जाओ, फिर एक बार लगाओ मे बी जीतो तो अगली बार हार जाओ। तो ऐसे करते करते आप हार ही जाते हो और असली फ़ायदा होता है उन कंपनियों को। अब इसमें पते की बात ये है कि जब ये चीज़ लीगल हो रखी हैं तो ये प्ले स्टोर्स वगैरह में अवेलेबल क्यों नहीं होती। इसमें प्ले स्टोर कहता है कि हम कोई भी गैम्बलिंग और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते, तो वो प्ले स्टोर ऐप स्टोर ये हटा के रखते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी चिप्स और कॉइन्स वगैरह इन गेम्स में खरीदा जाता है तो प्ले स्टोर उसका 30% जो है इसका कट रख लेता है, जहाँ की इन कंपनियों का मार्जिन ही 5 से 25% के बीच में रहता है। तो कोई 30% कट मान लेगा तो इनको मिलेगा ही नहीं कुछ, और इनका बिजनेस मॉडल अच्छे से चलेगा नहीं। पर एक मिनट, हम लोग तो बिजनेस मॉडल पे आते हैं। बिजनेस मॉडल पे जानने के लिए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, बिजनेस मॉडल के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे कि ये कंपनियों के बिजनेस मॉडल क्या होते हैं और जानेंगे ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ यार शेयर कर दो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि शेयर करना बुरी बात है, जितना शेयर करोगे उतना मेरा भी भला होगा और आपका भी भला होगा, क्योंकि नए नए वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।